डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? सब लोग अच्छे होंगे और मास्क लगा कर ही आप बाहर निकले, कहीं घर से बाहर जहाँ तक हो सके आप नहीं जाए, और जब भी जाए मास्क लगा कर जाए, सैनिटाइज करके जाए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। आज हमारा टॉपिक है अव्यय। हमने जब शब्द विचार पढ़ा था तब देखा था कि शब्द जो है प्रयोग क्या था, अगर दो प्रकार के होते हैं, एक होता था विकारी और दूसरा होता है अविकारी। विकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग, वचन, काल आदि से क्या होते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, वे कौन से हैं, विकारी शब्द। और आज हम पढ़ रहे हैं अविकारी। अविकारी यानी जो शब्द लिंग, वचन, काल उससे प्रभावित नहीं होते हैं, यानी जब स्त्रीलिंग है तो भी वही शब्द प्रयोग में लेंगे, पुल्लिंग है तो भी वही शब्द प्रयोग में लेंगे, वचन एक वचन है तो भी वही शब्द प्रयोग में आ रहा है, बहुवचन है तो भी वही शब्द प्रयोग में आ रहे हैं। विकारी शब्द जो है वो कौन से थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। हमने देखा था कि जिस संज्ञा शब्द का प्रयोग हम स्त्रीलिंग के लिए कर रहे हैं, पुल्लिंग आते ही वो संज्ञा शब्द चेंज हो जाता है। क्रिया में भी इसी ही होता है, जैसे स्त्रीलिंग है तो कर्ता आएगा, काम करने वाला कर, जैसे कि लड़की है तो करता है, लड़का है तो करता है, लड़की है तो करती है, तो वहाँ चेंज हो रहा है। लेकिन अविकारी शब्द जो है वो कौन कौन से हैं, पहले हम परिभाषा देंगे कि जो शब्द क्या होते हैं, लिंग, वचन, काल से परिवर्तित नहीं होते, किससे परिवर्तित नहीं होते, लिंग, स्त्रीलिंग आए, पुल्लिंग आए फिर भी चेंज नहीं होते, वचन आए फिर भी चेंज नहीं होते, काल आए, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, तीनों कालों में एक से प्रयोग होते हैं, बिल्कुल भी चेंज नहीं होते हैं। वहाँ उस शब्द को क्या कहते हैं, अव्यय या अविकारी। अव्यय अ प्लस व्यय जो खर्च नहीं होते हैं, और अविकारी जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। अगर आपको एग्जाम में कोई कंफ्यूजन हो तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि विकारी यानी विकारी याद करने के लिए बोलते हैं ना, ये इतना ना मांगो। विकारी या विकारी, विकारी क्या करता है, भीख मांगने के लिए अपना रूप बदलता रहता है, कभी वो कुछ और बन जाता है, कभी कुछ और बन जाता है, तो वहाँ चेंज होता है। विकारी चेंज होता है इसलिए विकारी भी चेंज होता है, और अविकारी चेंज नहीं होता है। ये बात आप याद करने के लिए बोल रही हूँ, वहाँ विकारी नहीं लिखना है, सिर्फ विकारी को बता रही हूँ कि विकारी आप अपने माइंड में बिठा लोगे तो वो कभी गलत नहीं होगा, और आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि विकारी शब्द कौन से है, अविकारी शब्द कौन से है। अब हिंदी में विकारी शब्द जो है मुख्य रूप से चार प्रकार के हैं। अव्यय शब्द मुख्य रूप से चार प्रकार के कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है
बोध हो वहाँ विस्मयादि। और निपात, निपात का मतलब होता है किसी भी शब्द पर जोर देने के लिए, बल देने के लिए या किसी का ध्यान उस शब्द पर लाने के लिए, ज़्यादा अटेंशन लाने के लिए उस शब्द के ऊपर जो जोर दिया जाता है वहाँ पर निपात, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? निपात। अब हम इन सब को एक एक कर अच्छी तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि इन सब के भी अलग अलग पार्ट हैं। समझ में आ गया? एक बार आप इसे नोट कर लो नोटबुक में। अब इरेज कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण अभी मैंने बताया क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया की विशेषता, ठीक है, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। और अव्यय में क्रिया विशेषण शब्द जो है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। पहला होता है, पहला क्रिया विशेषण है कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और चौथा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। समझ में आ गया? अव्यय मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। अन्य प्रकार निपात होता है। इसमें फर्स्ट पार्ट है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण के भी कितने पार्ट हैं? 2, 4 पार्ट हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। अब सबसे पहले काल। काल का मतलब क्या होता है? समय। क्या होता है? समय। तो जहां पर क्या करता है? क्रिया के समय का बोध कराए। किसका? क्रिया विशेषण कर रहे थे, क्रिया ही होगी। तो जहां पर क्रिया के समय का बोध हो वहां कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। क्रिया स्थान, स्थान से पता चलता है स्थान। तो जहां क्रिया के स्थान का बोध हो वहां स्थानवाचक क्रिया विशेषण। रीति, रीति का अर्थ होता है तरीका। जहां हमें क्रिया के करने का तरीका पता चले, उसका ढंग पता चले, रीति पता चले, वहां रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। परिमाणवाचक, परिमाण आपको पता है नाप तोल माप। तो जहां पर नाप तोल माप हो किसी क्रिया की, संज्ञा या सर्वनाम की नहीं है ना, जहां पर क्रिया की नाप तोल माप का पता चले वहां कौन सी क्रिया, कौन सा हो जाएगा क्रिया विशेषण? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब इन्हें हम एक एक उदाहरण लेके समझ लेते हैं। देखो, आज कमल दिन भर पढ़ता रहा। उदाहरण देख लेंगे। आज कमल दिन भर पढ़ता रहा। अब यहाँ देखो, सबसे पहले क्या करना है? क्रिया की विशेषता ढूंढनी। तो सबसे पहले क्रिया शब्द लिखना पड़ेगा, पढ़ता रहा। ये क्या है? क्रिया है। और हम कौन सा देख रहे हैं? आज कमल। कमल क्या है? संज्ञा है। तो हमें यहाँ देखना है कि दिन भर क्या है? दिन भर। तो ये जो दिन भर शब्द है वही क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब अगर मैं यहाँ कमल की जगह कमला बोलूं, आज कमला दिन भर पढ़ती रही, तो क्या हुआ? दिन भर शब्द चेंज हुआ? नहीं हुआ। अगर मैं लिख दूं लिंग की वजह से चेंज नहीं हो रहा है, तो जो क्रिया सबसे पहले मैं क्या दूंगी? क्रिया दूंगी। उसके आगे जो शब्द लिखा हुआ है उसको ढूंढना है
आना और वह अभी आया। तो अभी जो शब्द है वो क्या है, क्रिया का काल कुछ बता रहा है, दिन भर, अभी या कल, जो समय बताए उसे काल कहते हैं, और जो किसका समय बता रहा है, क्रिया का बता रहा है, और जो वो क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण अव्यय कहलाता है। अगर मैं लिखूं कि वह अभी आई, तो ये अभी शब्द जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, या वे अभी आए, वचन में बता दूं, बहुवचन हो जाए कि वह वे अभी आए, तो भी यहाँ अभी जो शब्द है वो चेंज नहीं होगा, इसलिए कौन सा शब्द है, आयोजक क्रिया विशेषण। अगला है स्थानवाचक, जहाँ में क्या हो, स्थान, क्रिया के स्थान का पता चले वहाँ स्थानवाचक होता है। जैसे कि वह, तुम इधर आओ, इधर भी स्थान है, तुम इधर आओ, इधर, वहां जाओ, मैं बता रही हूँ स्थान बता रही हूँ कि वहां जाओ, उसी स्थान है, वहां, इधर, उधर, वहां, यहाँ, फिर दाएं हो, दाएं, बाएं। तो ये जो शब्द है वो कौन से अव्यय को बताते हैं, स्थानवाचक अव्यय को बताते हैं, जिसमें ये चेंज नहीं होते हैं। अगला है रीतिवाचक। रीतिवाचक में क्या होता है, तरीका बताता है कि क्रिया जो है वो किस तरीके से हो रही है। तो जैसे मैं लिखूं, सूरज अचानक आ गया, अब यहाँ क्रिया क्या है, आ गया, कौन आया, सूरज, सूरज किसी लड़के का नाम है, उठने वाला है, ठीक है। अचानक, तो वो किस तरीके से आया, अचानक आया, तो यहाँ तरीका बताया, तो अचानक क्या है, रीतिवाचक। फिर विमल जरूर आएगा, तो विमल जरूर आएगा, कैसे आएगा, जरूर, यानी वहां पर हम क्या बता रहे, रीति बता रहे, तरीका बता रहे, किस तरीके से आ रहा है, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, रीतिवाचक, अचानक, जरूर, सुखपूर्वक, ध्यानपूर्वक, शीघ्र, तुम ध्यान से पढ़ो, ध्यानपूर्वक पढ़ो, मन लगाकर पढ़ो। तो यहाँ जो तरीका बता रहे हैं वो क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। फिर आता है परिमाणवाचक, जहाँ पर क्रिया की नाम तोल माप का पता चले, इसका क्रिया की, अगर संज्ञा के नाम तोल माप का पता चलता है तो वहाँ क्या हो जाता है, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। इसीलिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रिया की माप तोल का पता लगाना पड़ेगा। जैसे थोड़ा खाओ, थोड़ा खाओ, अच्छा करो, स्वस्थ रहो। तो यहाँ पर थोड़ा खाओ, क्रिया क्या है, खाना, और क्या खाना है, थोड़ा। अगर मैं कहूँ कि थोड़ी चीनी, तो यहाँ चीनी लिखूं तो क्या हो जाएगा, संज्ञा, तो क्या बन जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण, जो हमने पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ क्रिया के पहले ही थोड़ा, बहुत, ज्यादा, ये निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक होते हैं, नाम तो नाम होते हैं, इसके पहले क्रिया के पहले, तो क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण अव्यय। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कालवाचक, समय का पता करें, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक, ये सब किसके में थे, क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण में क्या होता है, क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो जहाँ क्रिया के समय का बोध करा है वहाँ कालवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के स्थान का बोध करा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के तरीके का बता है तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और क्रिया की नाम तोल माप का पता चले वहाँ क्रिया माप क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन क्लास। लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसमें सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर के बारे में बताया था। अब इसी को आगे हम कंटिन्यू करते हैं। 4.4 कर रहे थे हम, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया था, उसमें मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था, आई होप्स आपने कर दिया होगा। अब सेकेंड क्वेश्चन देखना, रिप्लेस मिसिंग बाय लेस देन एंड ग्रेटर देन इन ईच केस। मतलब इसमें जैसे आपको ये बताना है, जैसे स्टार दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, जैसे क्वेश्चन में आपके स्टार दे रखा है, तो यहाँ पर आपको ये और ये वाला या फिर ये साइन यूज़ करना है, ठीक है। तीनों में से आपको एक साइन, मतलब वो कंडीशन के अकॉर्डिंग होगा, तो कैसे क्या होगा, तो वो हम स्टार्ट कर दें। तो देखना, इसे ए वाला क्वेश्चन देखो आप,
-30 ब्रैकेट में दे रखा, ठीक है, ये माइनस का है और यहाँ 40, ठीक है, ये प्लस का, ये तो प्लस लगाना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये 40 तो भी अब इसको ब्रैकेट में दे रखा है। और यहाँ पर स्टार मिसिंग है, मतलब यहाँ पर स्टार है, मिसिंग मतलब स्टार है, और यहाँ पर आपको साइन यूज़ करना है, और ये हो जाएगा 13 माइनस 40, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, इसका मीन्स यहाँ पर इन दोनों के बीच में साइन यूज़ होगा कि कौन सा होगा, लेस देन होगा, ग्रेटर होगा, या फिर इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। वैसे आपके क्वेश्चन में 2 टाइप 2 ही दे रखे हैं, इक्वल नहीं दे रखा है, बाई चांस कभी इक्वल भी आ जाए तो वो भी यूज़ कर सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो, ठीक है, अब यहाँ पर देखना, पहले हम ये वाला सॉल्व करेंगे, फिर ये भी सॉल्व करेंगे, फिर दोनों में कंपेयर करेंगे, तो दोनों एक साथ स्टेप सॉल्व करते, ठीक है, और फिर बीच में साइन आ जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर दें। अब देखना, ध्यान से देखना, -13, ठीक है, अब -13, अब यहाँ पर देखो ब्रैकेट रिमूव कर दो, -13, ठीक है, अब ये प्लस का था, प्लस माइनस माइनस, तो ये डायरेक्ट माइनस का ही आ जाएगा, यहाँ प्लस का था ना, तो प्लस माइनस माइनस, तो -40, अब यहाँ पर ये दे रखा है, ठीक है, ये कर रखा है, अब ये मिसिंग है, तो यहाँ पर ये स्टार चलते, यहाँ एक काम करना, यहाँ पर पहले हम ये स्टेप सॉल्व करें, ठीक है, फिर हम ये वाला सॉल्यूशन करेंगे, फिर हम नीचे लास्ट में लिख देंगे आंसर, क्लियर। अब यहाँ पर देखो 13 माइनस 40, या फिर एक काम करते हैं, इसी के साथ स्टार मिसिंग करके डायरेक्ट कर लेते हैं, वो बेटर रहेगा, ये करो, ठीक है। अब देखो, जैसे ये इसको सॉल्व कर दिया पहले, अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा आंसर। अब यहाँ पर देखो, जैसे मैंने यहाँ पर -13 कर दिया, माइनस प्लस माइनस, अब इन दोनों को सॉल्व करो, माइनस माइनस प्लस, कितना होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका मीन्स यहाँ पर हमें प्लस करना है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके 13 और 40, और ये हो जाएगा 10 50, और ये हो जाएगा आपके 53, कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। हाँ 40 और 50 53, ठीक है। अब साइन कौन सा यूज आएगा, देखो साइन कौन सा यूज आएगा, ग्रेटर कौन सा है, 40, और 40 आगे कौन सा साइन है, माइनस का, जब हमने प्लस जरूर किया, पर साइन तो जो फाइनल आंसर मैंने कहा था आपको, वही जो डिजिट ग्रेटर होगी उसी के अकॉर्डिंग यूज़ करना है, तो -53 हो गया। अब ये वाला स्टेप सॉल्व कर दें, एक बार यहाँ पर स्टार ही कर दो, फिर हम फाइनल आंसर में वैसे नीचे लिख देंगे आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, डायरेक्ट यहाँ पर आपके 30 माइनस 40, यहाँ पर कोई ब्रैकेट ही देगा, कुछ नहीं कर, डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, एक बार इसको ऐसे लिख दो, 30 माइनस 40, फिर से एज इट इज लिख दो। अब देखो ये प्लस का ही है, इसका कोई साइन है, तो ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, तो इसका मीन्स 40 में से 13 माइनस करना है, यहाँ पर 40 में से आपको क्या करना है, 13 माइनस करना है, तो कितने हो जाएंगे, ये 7, और ये हो जाएंगे 3 1 2 27, ठीक है, 27। अब साइन कौन सा आएगा, इसमें भी माइनस का आएगा, इसमें भी साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। अब इसमें देखो माइनस का साइन आ रहा है कि 40 ग्रेटर है, 40 के आगे माइनस का साइन है। अब यहाँ पर देखना कि हमें लेस देन और ग्रेटर देन साइन यूज़ करना है। अब इन दोनों डिजिट में देखो, -53 और -27, विच इज़ ग्रेटर। मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि पॉजिटिव और नेगेटिव में जितने हाईएस्ट नेगेटिव नंबर्स होंगे वो उतने ही स्मॉलेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर अभी नेगेटिव नंबर हाईएस्ट तो 53 है, बट ये उतना ही स्मॉलेस्ट है, इसका मीन्स -27 क्या है, ग्रेटर है इसके कंपेयर में, ठीक है। तो हम साइन को किस टाइप से यूज होगा, अब आपको क्या लिखना है, देयरफॉर या सो करके कुछ भी लिखो, -53 लेस देन। अब आप लेस देन का साइन किस टाइप से यूज करेंगे, लेस देन -27, मतलब ओपन साइड यहाँ हो गई, ये ग्रेटर है तो ओपन साइड इसकी साइड ही होगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर, -27, मतलब ये वाला ग्रेटर है, क्लियर। हमें साइन ही बताना था। और देखो इसी का, जैसे डी वाला क्वेश्चन देखो, इसमें डी वाला, ठीक है, डी है आपके -8 ब्रैकेट में दे रखा है, माइनस, और यहाँ ब्रैकेट में -12 देगा, ठीक है। फिर स्टार दे रखा है, और फिर यहाँ पर आपको -6 दे रखा है,
और प्लस और यहाँ ब्रैकेट में -15, यहाँ ब्रैकेट नहीं है तो भी आप ब्रैकेट कर दो क्योंकि दोनों साइन मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। -15 दे रखा है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। -8 माइनस यहाँ पर 12 है, -6 प्लस -15, ठीक है, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देखें, पहले इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर ये ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट को रिमूव करना ही है। अब ये -8 तो एज इट इज, इसके आगे कोई साइन नहीं है, अगर यहाँ पर भी कोई साइन होता तो वो भी यहाँ पर चेंज हो जाता, बट यहाँ पर -8 एज इट इज। अब इसको इन दोनों के बीच में एक ही साइन रहेगा तो माइनस माइनस विल बी प्लस, तो 12, ठीक है, और ब्रैकेट रिमूव। अब इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, अब इधर देखना, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो 12 इन 8, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 4, और साइन कौन सा आएगा, अब देखो 12 और 8 में कौन सी डिजिट ग्रेटर है 12, तो साइन कौन सा आएगा प्लस का 4, क्लियर। यहाँ पर ये स्टार एज इट इज ही रहने दो। अब इसको सॉल्व करना है। अभी देखो -6 एज इट इज, यहाँ पर भी प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, तो ये 15 आ गया, प्लस माइनस क्या हो गया 15, प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो ये इन दोनों में से एक ही साइन माइनस का आ जाएगा। अब माइनस माइनस विल बी, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, कितना होता है माइनस माइनस प्लस, तो इसका मीन्स इन दोनों डिजिट को हमें प्लस करनी है, तो 15 और 6 21। अब साइन कौन सा आएगा, देखो 15 ग्रेटर है, अभी 6 ग्रेटर है, यहाँ पर 15 ग्रेटर है, तो 15 के आगे कौन सा साइन है माइनस का, तो साइन कौन सा आएगा माइनस का, क्या आ जाएगा माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। अब इसको देखो, अब इन दोनों में कंपेयर करो, प्लस के 4 और माइनस के 21, विच इज ग्रेटर, क्या हमेशा पॉजिटिव ग्रेटर ही होता है, तो इससे डिजिट ये ग्रेटर है पर ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव है, तो 4 इससे ग्रेटर है, तो लिख देना सो 4 ग्रेटर देन -21, ठीक है। ये प्लस का तो प्लस आप लगा भी सकते हो इसे, तो 4 इज ग्रेटर देन -21, ठीक है। तो इसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस आप सॉल्व करना, इसमें सी और बी आप ट्राई करोगे, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कराऊंगी। थैंक यू। मॉर्निंग क्लास हैबिटेट पढ़ रहे हैं हम एनिमल का लिविंग प्लेस। लिविंग प्लेस किन किन कंपोनेंट से बनता है, तो पहले हमने लिखा था नॉन लिविंग कंपोनेंट विच इज ऑल्सो नोन एज एबायोटिक। एबायोटिक के बाद ये एबायोटिक हमारा कंप्लीट हो गया, सनलाइट पढ़ा, टेम्परेचर पढ़ा, सॉइल पढ़ा, एयर पढ़ लिया। अब उसके बाद हम लेते हैं बायोटिक कंपोनेंट, यानी हमारा जो हैबिटेट है या लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो हैबिट है उसमें कहीं ना कहीं लिविंग ऑर्गेनिज्म भी अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में ही देखेंगे। यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग दे रखी है, सारी टर्म्स आ रही है जो आपने पहले से किसी स्टैंडर्ड में देख रखी होगी। प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, कंज्यूमर, ये सारी चीज़ें। बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, तो सबसे पहले एक वर्ड है लिविंग थिंग, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो लिविंग कंपोनेंट, जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, सच एज प्लांट, एनिमल एंड माइक्रोब प्रेजेंट इन पर्टिकुलर हैबिटेट कॉन्स्टिट्यूट इट्स बायोटिक कंपोनेंट, यानी प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये सारे जिसमें प्रेजेंट होते हैं या ये सारे मिलकर जो कंपोनेंट बनाते हैं वो होता है बायोटिक और लिविंग कंपोनेंट। एग्जाम्पल है द हैबिटेट ऑफ हायर मस्ट हैव अ नंबर ऑफ स्मॉल एनिमल्स सो दैट इट कैन फीड ऑन देम। The biotic component of a particular habitat can be divided into 3 groups: producers, consumer and decomposers. Mainly 3 ग्रुप में इसको डिवाइड कर दिया हमको अगर बायोटिक कंपोनेंट पढ़ना है तो उसका चार्ट बना सकते हो आप। बायोटिक कंपोनेंट लिखो, फिर उसका लाइन करके 3 पार्ट में डिवाइड करो। फर्स्ट ए प्रोड्यूसर्स, बी कंज्यूमर एंड सी इज अ डीकम्पोजर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स जैसे ही लिखते हो आप लिखोगे प्रोड्यूसर किसको बोलते हैं, जो प्रोड्यूस करवाते हैं क्या खाना, फूड बनाते हैं। तो फूड बनाने वाले ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही है और वो है ग्रीन प्लांट्स, जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, वही फोटोसिंथेसिस करते हैं और वही प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स एज दे हैव द कैपेसिटी टू मेक फूड फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, एज वेल एज वो अपने फूड को किसी और एनिमल्स को भी प्रोवाइड करवा देते हैं। डायरेक्ट कहो या इनडायरेक्ट कहो, हम इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड है फूड के लिए, तो इस तरह से प्लांट क्या कहलाते हैं प्रोड्यूसर, क्योंकि वो अपना फूड खुद बनाते हैं और दूसरों के लिए भी बनाते हैं। सेकेंड कैटेगरी बी आ जाता है कंज्यूमर।
आप जो नोट्स बना रहे हो उसमें बायोटिक हेडिंग डाल के प्रोड्यूसर में क्या लिखोगे, एग्जाम्पल सच एज ग्रीन प्लांट्स। सेकेंड, कंज्यूमर, द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स आर कॉल्ड कंज्यूमर और हेटेरोट्रॉफ। प्रोड्यूसर्स तो आपको पता ही है ना, जो बनाने वाले होते हैं उनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। जैसे हर बार आप मूवीज वगैरह देखते हो उसमें भी लिख के आता है, तो लास्ट में एंड में आता है या पहले आता है, तो प्रोड्यूसर का मतलब कौन होता है, बनाने वाला। तो इसने तो बना के रख दिया, यहाँ पे हम फूड की बात कर रहे हैं, मूवी की नहीं है ना, तो यहाँ पे फूड किसने बनाया, प्रोड्यूसर्स ने। यहाँ पे कंज्यूमर, कंज्यूमर किसको बोलते हैं, जो कंज्यूम करता है, यानी बनाई हुई चीज का यूज करने वाला होता है कंज्यूमर। द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड ऑन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट, जो प्लांट ने फूड बनाया उसको गेन करने वाला या उसको यूज करने वाला क्या कहलाता है, कंज्यूमर, या फिर दूसरे वर्ड में बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ। लेकिन यहाँ ग्रीन प्लांट को हम हेटेरोट्रॉफ के अलावा क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ। ठीक है, हेटेरोट्रॉफ को जो दूसरों पे डिपेंड है। ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स आर कंज्यूमर। ह्यूमन बींग को इंक्लूड करके बहुत सारे ऑर्गेनिज्म किसमें आते हैं, कंज्यूमर में आते हैं। द एनिमल्स विच ऑब्टेन देयर फूड डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस और प्राइमरी कंज्यूमर। अब कंज्यूमर को आपको वापस 3 लेवल में डिस्क्राइब करना है। ठीक है, अब प्रोड्यूसर को तो आपने लिख दिया सिर्फ सच एज ग्रीन प्लांट बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, खत्म। सेकेंड कंज्यूमर लिखा, अब कंज्यूमर को इसने फिर से डिवाइड कर रहा है आगे जाके, तो आप कंज्यूमर को भी डिवाइड करते जाओ। जैसे पहले सबसे पहले आया प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर को जो डायरेक्टली खा रहे हैं, वो एनिमल्स जो डायरेक्ट प्लांट को खा रहे हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे कौन है, डियर है या सपोज कुछ रैबिट है। जो चीज, जो एनिमल अपने डायरेक्ट प्लांट को ईट करते हैं, डायरेक्ट प्लांट को जो एनिमल्स खा रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, हर्बीवोरस और प्राइमरी कंज्यूमर। एग्जाम्पल जैसे काऊ, गॉड, डियर, मंकी एंड एलिफेंट। अंडरलाइन करना और ये डेफिनेशन नोट करना। पहले सबसे पहले आप लिखोगे कंज्यूमर शॉर्ट में, फिर कंज्यूमर में लिखोगे प्राइमरी कंज्यूमर, इट इज ऑल्सो नोन एज हर्बीवोरस। एग्जाम्पल काऊ, गॉड, डियर, मंकी एंड एलिफेंट। ये नोट्स बन गए आपके। फिर से बता रही हूँ, कंज्यूमर, फिर लिखना प्राइमरी कंज्यूमर, ब्रैकेट में लिखना हर्बीवोरस और फिर एग्जाम्पल। वो एनिमल जो सिर्फ डायरेक्ट प्लांट को खाते हैं, प्लांट के अलावा कुछ नहीं खाते, या प्लांट के प्रोडक्ट को खाते हैं, वो हर्बीवोरस कहलाते हैं। और ये एग्जाम्पल। सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होंगे, द एनिमल्स विच फीड ऑन फ्लैश ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड कार्निवोरस। अब ये सेकेंडरी हो गए, जो डायरेक्ट प्लांट को नहीं खा रहे, जो प्लांट खाने वाले ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं। जैसे इस डियर को प्राइमरी कंज्यूमर में हमने रख दिया, वो डायरेक्ट प्लांट को खा रहा है। लेकिन इस डियर को या इस काऊ को जो प्लांट पे डिपेंड है, उसको खाने वाले कौन आ गए यहाँ पे, टाइगर, लॉयन एंड बुल। तो ये भी प्लांट पे डिपेंड है। अगर प्लांट नहीं होगा तो डियर किसको खाएगा, और डियर नहीं होगा तो टाइगर किसको खाएगा। तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए हमारे। जो कार्निवोरस होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को हर्बीवोरस बोलेंगे, ये उसके एग्जाम्पल। सेकेंडरी कंज्यूमर को हम कार्निवोरस बोलेंगे और ये इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, नेक्स्ट, द एनिमल्स विच कंज्यूम बोथ प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड ओमनिवोरस। ये वर्ड भी आपने सुना होगा। थर्ड लिखोगे आप, यहाँ पे जैसे दे रखा है, वो एनिमल्स जो प्लांट की और प्लांट के बने हुए प्रोडक्ट भी खाते हैं, एज वेल एज एनिमल्स को भी खाते हैं या एनिमल प्रोडक्ट को भी खाते हैं, तो वो हमारे ओमनिवोरस कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल सबसे पहले तो ह्यूमन आ जाता है उसमें, क्योंकि हम एनिमल प्रोडक्ट भी खा रहे हैं। हम एनिमल प्रोडक्ट जो मिल रहा है जैसे फ्लैश, मीट, एग, मिल्क, ये भी क्या है, एनिमल प्रोडक्ट। तो हम एनिमल प्रोडक्ट भी खा रहे हैं और हम प्लांट प्रोडक्ट भी खा रहे हैं, इसलिए हम किस में आते हैं, ओमनिवोरस में। इसके अलावा बियर, क्रो और ह्यूमन बींग, ये सब ओमनिवोरस में आते हैं। तो आपका यहाँ पे जो कंज्यूमर वाली कैटेगरी थी वो यहाँ पर एंड हो गई। अब नेक्स्ट है यहाँ पर स्कैवेंजर। The animals which feed on dead and decaying matter are called scavenger. Example, crow, vulture and jackal. They help in keeping the environment clean. ये एक अलग कैटेगरी है। ओमनिवोरस के बाद आप इसको लिखोगे, कंज्यूमर के अंदर ही आएगी। मतलब जो एनिमल्स मर जाते हैं, डेड और डिकेइंग हो जाते हैं, जिन एनिमल्स की मरने के बाद जो डेड बॉडीज होती है वो कोई अदर ऑर्गेनिज्म आकर उसको खत्म करता है, बैक्टीरिया या कुछ और ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जैसे यहाँ दे रखा है एग्जाम्पल क्रो, वल्चर एंड जेकर। आपने देखा होगा बहुत सी एनिमल की डेड बॉडीज पड़ी होती है, तो उनको खाने के लिए कुछ दूसरे ऑर्गेनिज्म वहाँ आके उनको सफाई कर देते हैं, तो वो एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में हेल्प कर रहे हैं, तो वो कहलाते हैं स्कैवेंजर्स। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ये वाली अंडरलाइन कर देना और इसको इसके अंदर लिख के एग्जाम्पल नोट कर देना। इसके बाद है डीकम्पोजर्स। There is another category of living organism called decomposers which decompose the dead remains of plant and animal into nutrients
माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई एंड बैक्टीरिया कम अंडर दिस कैटेगरी। डीकम्पोजर्स वो होते हैं जो डेड रिमेनिंग प्लांट हो चाहे एनिमल हो, चाहे प्लांट की डेड पार्ट हो चाहे एनिमल का डेड पार्ट हो, उनको न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगस एंड बैक्टीरिया कम अंडर दिस कैटेगरी। तो आपको डीकम्पोजर के अंदर ये डेफिनेशन और फिर ये दो एग्जाम्पल नोट करने, ये मेंशन कर दोगे। उसके बाद एक क्विक चेकअप तो आपको बुक में ही फिलअप करना है। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट का टाइप्स कैसा कैसा हो सकता है, यहाँ पे आगे आएगा हमारा एडेप्टेशन भी आएगा। ऑर्गेनिज्म फ्लोरिश एवरीवेयर ऑन द अर्थ इन डीप सीज, प्लेन्स, डेजर्ट, आइसी पोलर रीजन। मतलब कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि वहाँ पर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करता, चाहे वो आइसी पोलर रीजन हो, बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया हो, या फिर डेजर्ट हो, बहुत ज़्यादा वार्म एरिया हो, या फिर डीप सीज, समुद्र की बहुत डीप एरिया में चले जाओ आप ओशियन में, वहाँ पर भी कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म आपको सर्वाइव करता हुआ मिलेगा। Thus habitat are of two main types, water habitat and land habitat. There are also known as aquatic and terrestrial. हैबिटेट को मेनली दो टाइप में डिवाइड किया, एक तो टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मीनिंग हो जाता है लैंड। टेरेस्ट्रियल का रिगार्डिंग किससे है, लैंड से, यानी जमीन। वो ऑर्गेनिज्म एक तो जमीन पे रहेंगी, दूसरी चीज क्या है हमारे एक्वेटिक यानी वाटर में। एक्वेटिक यानी एक्वेटिक का मीनिंग है एक्वा मीन्स वाटर। सबसे पहले वाटर को देखते हैं हम, यहाँ पे कुछ दे रखा है, यू मस्ट नो फिशेज ऑक्यूपाई ऑलमोस्ट एवरी कंसीवेबल एक्वेटिक हैबिटेट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट रॉक पूल टू द ग्रेट डेप्थ ऑफ द ओशियन। फिशेज की भी वेराइटीज होती है और ये फिशेज सारी जगहों पर सर्वाइव करती है, चाहे वो रॉक पूल में बोल दो या ओशियन में कह दो। अब मैं एक्वेटिक हैबिटेट को आपको नेक्स्ट क्लास में दोनों को लूँगी टेरेस्ट्रियल के साथ, आप नोट्स बनाएंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर पढ़ रहे थे, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन। इसका सेकंड पार्ट आज कंटिन्यू करेंगे। कल जो हमने पढ़ा था, बेसिक पढ़ा था, रोटेशन क्या होता है, रिवोल्यूशन क्या होता है, उसमें मैंने आपको बताया था कि सन के चारों ओर पृथ्वी अर्थ प्लेनेट जो होता है वो क्या करता है, राउंड लगाता है। जो 24 आवर्स में जो राउंड कंप्लीट होता है उसको हम बोलते हैं रोटेशन, और जो 1 ईयर में कंप्लीट होता है यानी 365 1/4 डेज में जो कंप्लीट होता है उसको हम बोलते हैं रिवोल्यूशन। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। इसमें हमको कुछ बहुत अच्छी जानकारी भी मिली थी कि हम कहते हैं कि सन राइज हुआ है, सेट हुआ है, लेकिन ऐसा रियलिटी में होता नहीं है। ना तो सन राइज होता है न ही सेट होता है। उसके पीछे क्या रीजन थे हम उसको पढ़ रहे थे। हम जो फर्स्ट टॉपिक इसमें पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे रोटेशन ऑफ द अर्थ। इसके अंदर भी हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि रोटेशन कितने समय में कंप्लीट होता है, उसके अलावा वो कहाँ पर घूमता है। हाफ डे में वो डार्क होता है, हाफ डे में उसमें क्या होती है, लाइट होती है, यानी कि आधा दिन तो अपना क्या होता है, रोशनी होती है, आधा दिन क्या होती है, रात होती है, तो अंधेरा हो जाता है। ये सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम लोग यहाँ से यहाँ तक हम लोगों ने रीड कर लिया था। फिर एक बार ये चीजें कहते हैं, चलो Therefore, on a large area of the earth, so there is less heat during the morning and the evening. क्या दे रखा है, the fall of a large area, बहुत बड़ा पार्ट जो कह सकते हैं अपन अर्थ। So there is less heat during the morning and the evening. मॉर्निंग और इवनिंग के समय आप लोगों ने नोट किया होगा कि उस समय बहुत ज्यादा धूप नहीं होती है, क्या होती है, छाया होती है। तो ही लेस हीट यानी कि इस समय गर्मी क्या होती है, कम होती है। The sun rays are vertical और relatively vertical at noon. क्या दे रखा है, अब ऊपर जो हमने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था हमने कि जो सूर्य की किरणें पड़ती है सुबह से वो क्या होती है, तिरछी होती है। इसलिए सुबह सुबह क्या होती है, बहुत ज्यादा गर्मी, सुबह और शाम के समय ज्यादा गर्मी नहीं होती। लेकिन दोपहर के समय the sun rays are vertical, vertical का मतलब सीधी पड़ती है, तो उस समय गर्मी बहुत ज्यादा होती। कब होती है, नून। और नून का समय अपन क्या बोलते हैं, 12 o'clock से 3 तक अपन मान लेते हो। और 12 बजे का समय आप अगर मार्केट में जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, तो बहुत ज्यादा गर्मी उस समय अपने को फील करना है। Therefore, small area of the earth, so it is hot at noon. दे रखा है यहाँ पर। तो उस समय का जो स्मॉल एरिया यानी कि कह सकते हैं एरिया का मतलब कम समय जो होता है उस समय क्या होता है, नून, हॉट होता है। द पीरियड ऑफ डिफ्यूज्ड लाइट बिफोर सनराइज इज कॉल्ड dawn. क्या दे रखा है, द पीरियड ऑफ डिफ्यूज्ड लाइट बिफोर सनराइज इज कॉल्ड dawn. अंडरलाइन करना है इसको। ऐसा समय जब लाइट क्या हो जाती है, डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज्ड का मतलब होता है धीरे धीरे रोशनी क्या होती है, कम होती रहती है। उसको अपन क्या कहते हैं,
सनराइज इज कॉल्ड, यानी कि जब सनराइज, तो उसको हम कहते हैं भोर का समय। क्या कहते हैं? भोर। डोन का मतलब होता है भोर का समय। द पीरियड ऑफ डिफ्यूज्ड लाइट आफ्टर सनसेट। अब ये तो क्या हो रहा है? सनराइज, यानी कि सनराइज के बाद और उसके बाद आफ्टर सनसेट। सनसेट के बाद में जो होता है डस्ट। डस्ट का मतलब होता है गोधूली वेला, जिस समय अपन कहते हैं ना, आप लोगों ने सुना होगा शाम का जो समय, सूर्यास्त का समय हो गया, गोधूली वेला हो गई है, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं, डस्ट वर्ड का यूज करते हैं। आप यहाँ से अंडरलाइन करोगे दोनों डेफिनेशन को। द पीरियड ऑफ डिफ्यूज्ड लाइट बिफोर सनराइज इज कॉल्ड डॉन। द पीरियड ऑफ डिफ्यूज्ड लाइट आफ्टर सनसेट इज कॉल्ड डस्ट। The circle which divides the earth into day and night is called circle of illumination. क्या दे रखा है? The circle which divides the earth into, ऐसा सर्कल जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कह सकते हैं कि दो जो सर्कल है उसको डिवाइड कर रहा है किसमें? डे और नाइट में, जिसको अपन क्या कहेंगे? इल्यूमिनेशन। इल्यूमिनेशन का मीन्स क्या होता है? झुकाव। जिस तरफ ज्यादा झुकाव होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया जब अर्थ प्लेनेट घूम रहा है वो जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है, तो जैसे ही घूमता है तो क्या होता है? इंक्लिनेशन, उसका झुकाव होता है, उसके कारण से डे और नाइट दो पार्ट बन जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट अपने को ये दिया है, फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, यानी कि डे और नाइट कैसे बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। इट इज बिकॉज द रोटेशन दैट डेज एंड नाइट टेक प्लेसेस, हाफ ऑफ द अर्थ रिसीविंग सनलाइट इन डे एंड द अदर हाफ नाइट। दे रखा है यहाँ पर, क्या दे रखा है? इट इज बिकॉज ऑफ रोटेशन। किसके कारण से होता है? रोटेशन के कारण से। ये बात मैं लेसन स्टार्ट हुआ तब से बता रही हूँ कि डे नाइट जो बनती है वो किसके कारण से बनते हैं? रोटेशन के कारण से बनते हैं। और आपको भी अपने माइंड में ये बात फिक्स रखनी है, पीछे क्वेश्चन भी आएगा हिसाब के, ये डे नाइट किसके कारण से बनते हैं? वो रोटेशन के कारण से बनते हैं। अब क्या दे रखा है? हाफ ऑफ द अर्थ रिसीविंग सनलाइट। अर्थ का हाफ पार्ट क्या सनलाइट को रिसीव करता है, तो डे होता है, और हाफ पार्ट के बाद क्या होता है? नाइट हो जाता है। अपने को भी पता है आधा दिन रहता है और आधी रात हो जाती है, मान सकते हैं, पर 12 आवर्स का डे होता है, 12 आवर्स का नाइट होती है। लेकिन ऐसा होता है ना कि सर्दियों का मौसम होता है, गर्मियों का मौसम होता है, तो दिन बड़े होते हैं, रातें छोटी होती है, रातें बड़ी होती है, दिन छोटी होती है। तो ये जो अल्टरनेट चलता रहता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? अर्थ जो रोटेशन कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अपन पढ़ेंगे इस लेसन में किस प्रकार से डे बड़े होते हैं, नाइट छोटी होती है, नाइट बड़े होते हैं, डे छोटे होते हैं, उन सब के बारे में आगे पहुंच जाएगा। This alternate day and night phenomenon is going on over time. These days and nights are not equal in all parts of the world. ये चीज हमने पहले भी पढ़ी थी लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के अंदर भी, कि वर्ल्ड के जितने भी पार्ट यानी कि जितने भी कंट्री से पूरे वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, वहाँ पर दिन और रात क्या होते समान नहीं होते। It is attributed to the inclination of the earth that day and night is of equal length at the equator and unequal as a move toward the pole. दे रखना है यहाँ पर, कहाँ पर होगा? Length at the equator and unequal as move toward the pole. मैंने आप लोगों को बताया कि जब नॉर्थ पोल में क्या होता है, 6 महीने की रात होती है, 6 महीने के दिन होते हैं। तो यहाँ पर भी ये दे रखा है इक्वल कहाँ पर होगा? इक्वेटर की लेंथ में जो होगा वहां पर एक समान होगा, उसके बाद अनइक्वल हो जाएगा, जिसे से मूव करेगा पोल की ओर। साउथ पोल में आ रहा हो साउथ पोल की बात करते, नॉर्थ पोल में जा रहा है तो नॉर्थ पोल की बात करते। तो वहां पर जो यहाँ पर डे और नाइट की टाइमिंग जो होगी वो क्या हो जाएगी? चेंज। अगेन वी कैन रेफर टू द फैक्ट दैट द अर्थ इज इंक्लाइंड टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट। ये हमने पढ़ा था, उसका ऑर्बिट क्या होता है? 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री हमने स्टार्ट में पढ़ लिया था। Which makes one of the hemisphere to lean against the sun for a greater period, let's say 6 months. दे रखा है यहाँ पर which makes one of the hemisphere. Hemisphere का मतलब वही होता है गोलार्ध कह सकते हैं आप उसको। क्या दे रखा है? lean against the sun for a greater period. बड़ा समय होता है, let's say 6 months. कितना समय दे रखा है? 6 month का। In this way, one of the hemispheres is maximum exposed to the sun and hence receive maximum daylight as compared to the other. अब दूसरे में क्या देखा है? यहाँ पर यदि आपको ग्रेटर पीरियड बड़ा समय होता है, जैसे दिया लेट्स से 6 मंथ, इन दिस वे वन ऑफ द हेमिस्फीयर मैक्सिमम एक्सपोज्ड, ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज्ड करता है सन, इसलिए रिसीव मैक्सिमम डे, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा डे लाइट। अब वहां पर अपन ये मान सकते हैं कि दिन बड़े होते हैं और रात क्या होती है? छोटी होती है। So we can say that days are longer and nights are shorter. दे रखा है यहाँ पर,
इसका मीनिंग क्या दे रखा है यहाँ पर, अगर सन की रोशनी ज्यादा मिल रही है, ज्यादा समय तक मिल रही है, तो वहां पर दिन क्या होंगे, बड़े होंगे, और रातें क्या होगी, छोटी होंगी। ठीक है, weekends and the days are longer and nights are shorter in one hemisphere and vice versa in other hemisphere. Poles usually experience complete day, complete night for 6 months each. दे रखा है यहाँ पर, प्रत्येक पोल की बात करते हैं, पर नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल, तो वहां पर क्या होता है, 6 मंथ की रात होती है, 6 मंथ की दिन होती है। इसको अपन कह सकते हैं ना, अब जिस 24 आवर्स है तो 12 आवर्स का डे हो रहा है, 12 आवर्स की नाइट हो रही, तो इसी प्रकार से आप 1 ईयर को डिवाइड कर दोगे तो 6 मंथ की नाइट हो जाएगी और 6 मंथ के डेज हो जाएंगे। ठीक है, अब इफेक्ट ऑफ रोटेशन 3 पॉइंट दे रखे हैं, देख लेते हैं क्या है, और ये तीनों पॉइंट आपको नोट्स के रूप में लिखने हैं। फर्स्ट दे रखा है डेज एंड नाइट एंड फॉर्म्ड, ये हमारा क्लियर हो गया है रोटेशन से कि रोटेशन का प्रभाव क्या पड़ता है, दिन और रात बनते, फॉर्म्ड का मतलब बन। ठीक है, सेकेंड दे रखा है डेली राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द टाइड। टाइड का मतलब होता है ज्वार, क्या होता है, ज्वार। जब समुद्र के अंदर ज्वार उत्पन्न होता है तो उसके लिए आता है डेली राइजिंग और फॉलिंग। ये जो होता है किसके कारण से होता है, रोटेशन के कारण से होता है। ये अपने जो पॉइंट आएगा टाइड का, उसके बारे में अपन बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे क्या होता है टाइड, क्योंकि अभी आपको ये समझना है कि टाइड जो होता है कहाँ पर आता है, समुद्र में आता है, और इसको हिंदी में बोलते हैं अपन ज्वार बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा है अर्थ टेक्स 4 मिनट टू रोटेट 1 डिग्री लैटिट्यूड। आगे यहाँ पर पहले भी ये बात आई है, अर्थ टेक्स 4 मिनट, 4 मिनट में कितना रोटेट करता है, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इट मेक्स डिफरेंस इन लोकल टाइम्स एट डिफरेंट लॉन्गिट्यूड। इसी कारण से लोकल टाइम जब हमने पढ़ा था तो अलग अलग जगह पर अलग अलग लॉन्गिट्यूड में लोकल टाइम जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। किसके कारण से होता है, 4 मिनट रोटेट 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड के कारण होता है। अलग अलग लॉन्गिट्यूड में लोकल टाइम जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पर अपना रोटेशन वाला जो पार्ट का पूरा फिनिश हो गया है कि जो ये तीनों पॉइंट आपको नोट्स के रूप में लिखने हैं, डॉन डस्ट की डेफिनेशन आपको नोट्स के रूप में लिखनी है। नेक्स्ट दे रखा है अर्थ रिवोल्यूशन, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, न्यू लेसन गति एवं दूरियों का मापन। गति मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब यह जो दूरी है हम किस से नापते हैं उसके बारे में इस अध्याय के अंदर चर्चा करेंगे। गति मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। पहले और बूझो कक्षा के अंदर यही एक चर्चा कर रहे थे। ग्रीष्मावकाश के अंदर सभी अपने अपने घर गए हुए थे। कोई अपने पैतृक गांव गया था, जिसमें से एक बच्चा है जो अपने पैतृक गांव रेलगाड़ियों से गया, रेलगाड़ी के द्वारा, रेलगाड़ी से आगे उसके बस के द्वारा गया और उसके गांव के अंदर वह बैलगाड़ी के अंदर गया। तो उसने अलग अलग साधनों का उपयोग किया। एक बच्चा है जो मछली पकड़ने के लिए चाचा के साथ में सैर करने गया था, ठीक है ना, नाव से। तो अलग अलग मार्ग हुआ, जल मार्ग हुआ, सड़क मार्ग हुआ, है ना, हवाई मार्ग हुआ। तो जल मार्ग में हम नाव, जहाज आदि का उपयोग करते हैं। सड़क मार्ग के अंदर हम सड़क का उपयोग करते हैं, जिसमें हम बस, ट्रक, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर सभी का उपयोग करते हैं। पटरी पर हम रेलगाड़ी का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। और हवाई के अंदर हवाई जहाज, एरोप्लेन यानी कि हेलीकॉप्टर आदि का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम अलग अलग साधनों का उपयोग हम कर रहे हैं। तो अध्यापक ने बच्चों को और भी बताया कि मंगल ग्रह पर भी लोग गए थे, है ना, तो वहाँ पर भी उन्होंने अंतरिक्ष यान का उपयोग किया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यातायात के बहुत सारे साधन हैं। तो इस बीच पहली प्राचीन भारत के बारे में कहानियाँ पढ़ रही थी, ठीक है ना। अब यह जानने चाहती थी कि प्राचीन काल में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान किस यात्रा करते। अभी तो हम बहुत सारे साधनों के द्वारा यात्रा कर रहे, लेकिन पहली और बूझो प्राचीन समय में जब यह सब साधन नहीं थे, तब उनके विचार में आया था ये सब साधन नहीं थे तो ये लोग किस साधनों का उपयोग करते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। तो प्राचीन काल की एक कहानी है जिसमें से बता रखा है कि प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के साधन नहीं थे। वे पैदल चलते थे और अपना सामान अपनी पीठ पर लाद कर ले जाते थे। अभी तो हमारे पास बहुत सारे साधन हैं और समय भी बहुत कम समय में हम वहाँ पर पहुँच सकते, लेकिन बहुत टाइम पहले साधन नहीं थे। लोग अपने पैदल चलते थे और अपना सामान पीठ पर लाद कर चलते थे। बाद में मानव यातायात के लिए पशु का उपयोग करने लगा,
ठीक है ना, पशु का उपयोग करने का। प्राचीन काल में जल मार्ग में आने जाने के लिए नावों का उपयोग किया जाता। आरंभ में लकड़ी के लट्ठे में, जिनमें खोखली गुई का यानी कि लकड़ी के डंठल, बड़े बड़े लकड़े लेते थे, जिसके द्वारा वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते। उसके पश्चात लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव की आकृति बनाना सीख लिया, और वे नाव की आकृति जल में रहने वाले जीवों के, है ना, जीवों की आकृति के सदृश थी। ठीक है ना, जैसे हम जानते हैं कि मछली जो है वह धारा रेखी है, तो इस प्रकार उन्होंने नाव बनाना सीख लिया, और वह एक स्थान से दूसरे स्थान यानी कि जल मार्ग के द्वारा हम वह नाव में सफ़र करने लगे। फिर पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना। परिवर्तन हुए। पिछले हजारों वर्षों में पहिए के डिजाइन में सुधार भी किए गए। पहियों पर चलने वाली गाड़ियों को खींचने के लिए पशु का उपयोग किया जाने लगा। धीरे धीरे उन्होंने पहियों का आविष्कार किया, फिर पशु के द्वारा उसको खींचा जाने लगा। 19वीं शताब्दी के आरंभ तक लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशुओं, नावों, जहाज़ों पर निर्भर करते थे। वाष्प इंजन के आविष्कार से परिवहन के एक नए संसाधन का विकास हुआ, भाप के इंजन का। ठीक है ना, तो इस प्रकार एक नया विकास हुआ। वाष्प इंजन से संचालित सवारियाँ गाड़ियाँ तथा मालगाड़ी के डिब्बों के लिए रेल की पटरियों को लगाया गया। ठीक है ना, का निर्माण किया गया। इसके पश्चात मोटर, कार, ट्रक, बस जैसे स्वचालित वाहन आए। यानी कि पहले लोग पैदल चलते थे, फिर उन्होंने जल मार्ग के अंदर लकड़ी के टुकड़ों का उपयोग किया, फिर उन्होंने नाव बनाना सीखा, नाव बनाकर वह जल मार्ग से जाने लगे। फिर उन्होंने पहिए का आविष्कार किया, पहिया बना तो उन्होंने पहिए के द्वारा पशुओं को द्वारा खींचा जाता था। फिर वाष्प इंजन का आविष्कार हुआ, उन्होंने रेलगाड़ियाँ, मालगाड़ियाँ बनाई। तो इस प्रकार उन्होंने बाद में मोटर कार, ट्रक, बस जैसे स्वचालित वाहन आए। जल पर परिवहन साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव और जहाज़ों का उपयोग होने लगा। अब देखो, यह मोटर जो है नाव और जहाज़ों में भी करने लगे। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में वायुयान का विकास हुआ, जिसके बाद सुधार किए गए, उन्हें यात्री सामान ले जाने के योग्य बनाया गया। विद्युत रेलगाड़ी, एकल रेलगाड़ी, पराद्वीप वायुयान, अंतरिक्ष यान 20वीं शताब्दी के कुछ योगदान हैं। तो इस प्रकार उन्होंने यातायात के साधनों का उपयोग करने लग गए। जैसे कुछ परिवहन के कुछ साधन हैं, जैसे बस है, साइकिल है, एरोप्लेन है, बैलगाड़ी, जहाज, रेलगाड़ी, यह सभी जो साधन हैं वह यातायात के साधन हैं। मैं भी आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आप यातायात के साधनों के नाम नोट करिए। तो आप भी अपनी कॉपी के अंदर एक प्रश्न बनाकर बहुत सारे जो आपके विचार में आते हैं, आप कौन कौन से साधनों को देखा है, उनका सफ़र किया है, वो कॉपी के अंदर नोट कर लेना। अच्छा, यह डेस्क कितना चौड़ा है? अब है मापन यानी कोई डेस्क है, वह डेस्क कितना चौड़ा है, हम कैसे मापेंगे? ठीक है ना, तो आप यह कैसे पता लगाएंगे कि आपने अपने स्कूल तक दूरी पैदल चलकर तय कर सकते हैं, अथवा स्कूल पहुंचने के लिए आपको बस या रिक्शे की आवश्यकता होती है? आप स्कूल कौन सा साधन के द्वारा जाते हैं? पैदल जाते हैं या रिक्शे में या बस में, है ना? किस प्रकार जाते हैं, कौन से साधन का उपयोग करते हैं और क्यों करते हैं? अगर स्कूल की दूरी कम है तो हम पैदल ही उसका सफ़र कर सकते हैं, उसको तय कर सकते हैं दूरी को। अगर स्कूल की दूरी ज़्यादा है तो हम कौन से साधन का उपयोग करेंगे? तो यानी कि जब रिक्शे आदि की आवश्यकता होगी, ठीक है। जब आपको कुछ खरीदना होता है तब क्या आपके लिए बाजार तक पैदल जाना संभव है? आप इन प्रश्नों के उत्तर कैसे, अगर मान लो मार्केट आपसे दूर है तो आप पैदल जा सकते हो या किसी साधन का उपयोग कर सकते हो। कोई स्थान कितना दूर है यह प्राय जानना महत्वपूर्ण होता है, ताकि हम यह अनुमान लगा सकें कि वहाँ पहुँचने के लिए हम कैसे पहुँच जाएँ। पैदल जावें, चलकर, ठीक है, बस से, रेलगाड़ी से, पानी के जहाज से, वायुयान से, कोई अंतरिक्ष यान से, कितना दूर है हम उन साधन पर निर्भर करता है। कभी कभी ऐसी वस्तु भी होती है जिनकी लंबाई और चौड़ाई जानने के लिए हमें आवश्यकता होती है। पहली और बूझो कक्षा के कमरे में बड़े बड़े डेस्क हैं जिन पर दो दो विद्यार्थी बैठते। पहली और बूझो एक डेस्क पर साथ में बैठते, परंतु बंधु हैं इस, यानी कि पहली और बूझो विद्यालय यानी कि कक्षा के अंदर, कक्षा रूम में बैठते हैं और दोनों एक ही बेंच पर बैठते हैं और दोनों में झगड़ा होता है कि तेने मेरी जगह ले ली ज़्यादा और तेने मेरी ज़्यादा। आप में भी होता है कि सर ये देखो मैं यहाँ तक बैठा हुआ है, मुझे जगह नहीं दे रहा, मैं नीचे गिर रहा हूँ, ठीक है, इस प्रकार का झगड़ा। तो उन्होंने क्या किया कि उस बेंच के दो भाग कर लिए, ठीक है ना, और दो भाग करके दोनों ने अपना अपना हिस्सा ले लिया। देखिए, उन्होंने अध्यापक के सुझाव पर उन्होंने डेस्क की लंबाई मापने का निश्चय किया। डेस्क के ठीक मध्य में एक चिन्ह बनाया, डेस्क को दो बराबर भागों में बांट लिया।
अब ये दोनों मित्र के साथ गिल्ली डंडे खेलने, अब ये गिल्ली डंडा खेलने के शौकीन थे और बूझो तो सदैव अपने पास में गिल्ली और डंडा रखता था, ठीक है ना। अब देखिए उन्होंने गिल्ली और डंडे का उपयोग करके डेस्क की लंबाई मापने का प्रयास किया। अब ये जो डेस्क है, ये डेस्क मापने के लिए उन्होंने गिल्ली डंडे का उपयोग किया। अब किस प्रकार किया देखो आप, ऐसा लगता है कि डेस्क की लंबाई 2 डंडों की लंबाई और 2 गिल्लियों की लंबाई की योग के बराबर है। अब देखो एक डंडा 2 डंडे हो गए, एक गिल्ली, यानी कि एक डंडा और एक गिल्ली के बराबर 1 का हिस्सा आया। तो इस प्रकार उन्होंने डेस्क के 2 भाग कर लिए, ठीक है, क्योंकि दोनों को आधा आधा डेस्क मिल गया, जिसमें डेस्क का आधा भाग लंबाई में एक डंडा और एक गिल्ली की लंबाई के बराबर है। कुछ दिनों बाद खींची गई जो रेखा थी वह मिट जाती है। बूझो अपना पुराना गिल्ली डंडा खो गया, अब उसके पास में गिल्ली डंडे का नया सेट लिया है। जो पुराना डंडा, जैसे पिछली बार उसने ना पता, एक गिल्ली एक डंडा, एक गिल्ली एक डंडा तेरा, तो उस प्रकार वह जो डंडा था वह उसको गुम गया। अब उसके पास में गिल्ली का नया सेट है। अब देखिए गिल्ली डंडे के सेट का उपयोग करके डेस्क की लंबाई किस प्रकार मापते हैं, देखते हैं। अब जब डेस्क की लंबाई गिल्ली डंडे के नए सेट से मापी गई तो तब डेस्क की लंबाई ऐसा प्रतीत होता जैसे यह लगभग 2 डंडे और 1 गिल्ली की लंबाई के बराबर है, परंतु फिर भी डेस्क का कुछ भाग बच जाता है। उन्होंने मापा लेकिन फिर भी थोड़ा सा भाग बच गया, तो यह तो एक गिल्ली की लंबाई से भी कम है। अब क्या करें? आप पहेली और बूझों को क्या सुझाव देंगे ताकि वे डेस्क को पूरी लंबाई माप सके? क्या वे लंबाई मापने के लिए क्रिकेट के विकेट अथवा गिल्ली का उपयोग कर सकते हैं? गिल्ली जानते हो ना आप, विकेट और गिल्ली, उसका उपयोग कर सकते हैं, है ना। आप सोचते होंगे ऐसा करने से वैसी ही समस्या उत्पन्न हो सकती है। वह एक कार्य कर सकते हैं, एक छोटी डोरी ले उस पर 2 चिन्ह लगाएं। यह डोरी की लंबाई और डेस्क की चौड़ाई डोरी की लंबाई के पदों में माप सकते हैं। वे इस डोरी का उपयोग डोरी की लंबाई से कम दूरी मापने के लिए किस प्रकार करेंगे? देखो उनकी जो दूसरी बार जो उन्होंने नापा था यह सेट, उन्होंने देखा अब ये गिल्ली कम पड़ रही है, यानी कि जो उसकी जो समानता थी वह समानता नहीं थी। तो हम एक सुझाव देंगे उनको, एक डोरी लो और उस डोरी को आप क्या करो, वे डोरी को मोड़कर डोरी की लंबाई का आधा यानी कि हाफ, 1/4, 1/4 या 8वां 1/8 कर सकते। अब संभवतः पहली और बूझो डेस्क की यथार्थ लंबाई इस डोरी की सहायता से माप सकते हैं। अब इसकी सहायता से वह माप कर सकते हैं। आप यह भी कह सकते हैं कि उन्होंने ज्यामिति बॉक्स के पैमाने के उपयोग करके अपनी समस्या हल करनी चाहिए। वास्तव में ऐसा किया जा सकता है। बूझो ने पढ़ा कि जब मैंने मापन पैमाने नहीं थे तब लोग दूरी कैसे मापते थे, वह स्वयं भी विभिन्न ढंग की दूरियों का प्रवास करते थे। देखो अपने पास में मापन व्यवस्था है, इंच टेप, फीता वगैरह, स्केल वगैरह, उसके द्वारा हम उसको माप सकते, लेकिन पुराने समय के अंदर यह चीज़ें नहीं थी। तो वो किस प्रकार मापन करते थे? वे अक्सर जब हमें लंबाई अथवा दूरी मापन की आवश्यकता होती थी, दर्जी के कपड़े की लंबाई जानने के लिए मापन करते थे, यानी कि दर्जी का जो होता है वह कपड़ा किस प्रकार मापते हैं। अब आज हम यहीं पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे कि जो पुराने लोग थे वह दूरी का मापन किस प्रकार करते थे, और आज हम जैसे दूरी या कोई कपड़ा है, कितना मीटर है, कितना लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, यह सभी मापन हम किन साधनों के द्वारा करते हैं और कैसे करते हैं, यह हम कल पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर। गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि अपन पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 4 आधारभूत ज्यामिति एवं अवधारणा, जिसके अंदर मैंने लास्ट टाइम आपको बिंदु, रेखाखंड, रेखा और किरण के बारे में आपको जानकारी दी थी। आज इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं। आज मैं आपको जानकारी दूंगा प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अपन, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा, ये प्रतिच्छेदी रेखा क्या है इसके बारे में कौन बताएगा? ठीक है, इसके बारे में देखो क्या होता है प्रतिच्छेदी रेखा, जो एक दूसरे को काटती है। सीधी बात, प्रतिच्छेद यानी काटना, छेद करना, एक दूसरे को छेद करना। छेद, प्रतिच्छेदी का मतलब होता है छेद करना, यानी 2 या 2 से अधिक रेखा, 2 भी हो सकती है, 2 या 2 से अधिक भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5, 2 या 2 से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे को काटती है, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। ठीक है, ध्यान से देखना प्रतिच्छेदी रेखा कैसे होती है, क्या होती है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक रेखाएं
जो एक दूसरे को काटती है प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। जैसे देखो मैं यहाँ पहले परिभाषा लिख दूंगा, दो या दो से अधिक रेखा जो एक दूसरे को काटती है प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। ठीक है, मान लो रेखा ये रेखा ये रेखा ले ली एल, ठीक है, एल ये एल1 दूसरी रेखा ले ली मैंने एम, क्या ले ली एम, एल और एम दो रेखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, दो से अधिक रेखा है जो एक दूसरे को काटती है प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। कैसे काटती है देखो, ये मान लो मैंने एल इस तरफ से खींचा और एल को मैंने इस तरफ से खींचा, ये एल और एम खींचा, ये इस बिंदु पे काट रही है, ये यहाँ से निकली और यहाँ से आगे यहाँ काट रही और ये जो प्रतिच्छेदी बिंदु होगा वो ओ होगा। क्या होगा ओ, क्या होगा प्रतिच्छेदी बिंदु ओ, जिस बिंदु पे काट दिया वो बिंदु प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाता है। ठीक है, ये दोनों काट गए, अब दोनों क्या प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। अब मैं कहूँ कि ये रेखा और ये रेखा क्या प्रतिच्छेदी है, ये बिल्कुल तो ये आगे बढ़ेगी और ये भी आगे बढ़ेगी, एक दूसरे को काटेंगे। अगर मैं कहूँ ये रेखा और ये रेखा प्रतिच्छेदी नहीं, क्योंकि एक दूसरे को नहीं काटेंगे। मान लो जितनी आगे बढ़ेगी आगे बढ़ती रहेगी और ये भी आगे बढ़ती रहेगी, एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। ठीक है, तो दो या दो से अधिक रेखा जो एक दूसरे को काटती है प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। ठीक है, मान लो ऐसे यहाँ पे ऐसे हो सकता है, ये रेखा दो और ये दोनों रेखा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे चार से काटती है। ठीक है, ये होती है प्रतिच्छेदी रेखा जो एक दूसरे को काटती है। इसके आगे अपन बात करते हैं, ये होगी प्रतिच्छेदी रेखा। अब बात करते हैं समांतर रेखा के बारे में। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, समांतर रेखा। समांतर रेखाएं, क्लियर। समांतर रेखा क्या है, ध्यान से देखना कि वे रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती है वो क्या कहलाती है, समांतर रेखाएं। ठीक है, दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती है और दोनों के बीच में क्या होती है, लंबवत दूरी होती है। ध्यान से देखना, बता रहा वापस समझना, दो या दो से अधिक रेखाएं, ठीक है, जो एक दूसरे को नहीं काटती है, जिसके बीच लंबवत दूरी होती है, जिसके बीच लंबवत दूरी होती है, क्या कहलाता है, समांतर रेखा कहलाता है। समांतर रेखा कहलाती है। क्लियर। अब देखो कैसे समांतर रेखा होगी, कैसे क्या होगी, ध्यान से देखिए। सबसे पहले दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती है, जिसके बीच लंबवत दूरी होती है। देखो अब ये रेखा जा रही है, मान लो एल, दूसरी रेखा जा रही है एम। ठीक है, दोनों समांतर रेखा के एक दूसरे को नहीं काटेंगे, यहाँ से भी जा रही है, यहाँ से भी जा रही है, ये भी यहाँ से भी जा रही है और इसके बीच में जो दूरी होती है जो क्या होती है, लंबवत होती है, फिक्स होती है। ठीक है, 90 डिग्री। ठीक है, दोनों एक दूसरे को नहीं काटेंगे, दोनों के बीच में जो लंबवत दूरी होती है 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर बनेगा 90, यहाँ से यहाँ बनेगा 90। ठीक है, मान लो मैं ये बना देता हूँ, ये दोनों समांतर है। ठीक है, ये और एम, मान इन दोनों के बीच में जो दूरी होती है वो क्या है, लंबवत होती है। ठीक है, ठीक है, एक दूसरे को नहीं काटती है। क्लियर। वे रेखाएं तो दो या दो से अधिक रेखाएं जो एक दूसरे को नहीं काटती है और जिसके बीच में क्या होती है, दूरी निश्चित होती है। ठीक है, अब ये भी लंबवत है, सीधी, इनके दोनों के बीच में क्या होती है, दूरी निश्चित होती है, यानी ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटती है। ये क्या कहलाती है, समांतर रेखा है। ठीक है, ध्यान समझ में आ गई बात, प्रतिच्छेदी रेखा और समांतर रेखा। अब अपन आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट
किरण के बारे में मैंने आपको बता दिया था। किरण का रेखा का एक भाग है कि इसकी एक बिंदु से प्रारंभ होती है और दूसरे बिंदु अनंत तक चलती है, तो किरण कहलाती है। किरण के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब प्रश्नावली अपन 4.1 पे आते हैं। देखना 4.1 सवाल में पहला क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। एक सवाल में पहला देखिए, पहला सवाल क्या कह रहा है कि संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न के नाम लिखिए। आपको इस आकृति दिख रही है, इसके अंदर आपको नाम लिखना है। ये सबसे पहला है 5 बिंदु, ठीक है। आपको पहले क्या करना है, 5 बिंदु के नाम लिखिए। इसके 5 बिंदु, 5 बिंदु कौन से, 5 बिंदु के नाम बता रहा हूं मैं। देखो यहाँ 5 बिंदु लिखे हुए, देखो ये आकृति बनी हुई इस तरह से, देखो ध्यान से ये आकृति बनी हुई है, ध्यान देखना आपके डायग्राम में। इस प्रकार की आकृति बनी हुई है आपके डायग्राम में, जिसके अंदर आपको बताना है सबसे पहले 5 बिंदु कौन कौन से, देखो ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु। किसी भी पेन या पेंसिल की नोक द्वारा किया गया चिन्ह क्या कहलाता है, बिंदु। तो इसके अंदर देखो बिंदु कौन कौन से पढ़ो, एक है सी, एक है बी, एक है ई, एक है बी, एक है ओ। 5 हो गए, 5 बिंदु। नेक्स्ट देखो एक रेखा बताओ, कोई दूसरी बतानी है, एक रेखा, एक रेखा बतानी है आपको। एक रेखा आपको बता दो, बीडी रेखा, ठीक है, जो भी बोल सकते हो। बीडी एक रेखा है, तो सबसे पहले बीडी रेखा बता रहा हूं मैं, ठीक है। ये रेखा हो गई बीडी, क्लियर। इसके बाद देखो 4 किरणें बताओ। 4 किरणें कौन कौन सी, सी देखना, 4 किरणें, 4 किरण यानी किसी बिंदु से निकलने वाली एक रेखा, किसी निश्चित बिंदु से निकलने वाली रेखा जो अनंत तक चलती है। किरण 4 किरण बताओ, देखो ध्यान से देखना। यहाँ से निकलती है, देखो इधर एक तो यहाँ से निकली, एक यहाँ से निकली, दो एक यहाँ से निकली, एक यहाँ से निकल गई, क्लियर। अब देखो नाम 4 बतानी है हमको किरण, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। सबसे पहले बता रहा हूँ ओसी, देखो ओ से निकल रही है, ये जा रही है। इस प्रकार ओबी, दूसरी में ओबी जो जा रही है, उसी प्रकार यहाँ से निकल आ रही है ओडी, ठीक है। ये हो गया ओडी, और भी बोल सकते हो, ओडी भी बोल सकते हो, ठीक है। निकल रही है यहाँ से, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पे ओडी भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। क्लियर बात। इधर कोई ये नहीं, इधर मैं बताता हूँ, ये 4 किरणें हो गई। चौथा देखो 5 रेखाखंड बताओ, 5 रेखाखंड, 5 रेखाखंड, 5 रेखाखंड कौन कौन से, ध्यान से देखना। अब रेखाखंड क्या होता है कि जिसके अंदर निश्चित बिंदु होते हैं जो फिक्स, जिसके अंदर जो निश्चित बिंदु होते हैं, किसी रेखाखंड के अंदर सभी बिंदु निश्चित होते हैं। बिंदु की संख्या क्या होती है, निश्चित होते हैं। और दो जो अंत बिंदु होते हैं वो भी क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। दो अंत बिंदु निश्चित होते हैं, यानी आगे नहीं सकते, अनंत तक नहीं चलते, ठीक है। इधर देखो बी, बोलो बी, ठीक है। और बोलो कोमा ईओ, कोमा ओसी, कोमा, और बोलो ओबी, और बोलो डीओ, और बोलो हो गया 5, ठीक है। डीओ, डीओ, ठीक है। सब हो गया 5 बिंदु, और कौन सी चीज, ठीक है। ये हो गए 5 रेखा बिंदु, ठीक है। इस प्रकार ये सवाल नंबर पहला अपना कंप्लीट हो चुका है। आगे जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और जो भी मुझे परिभाषा करते हैं उसको आप रोज पढ़ना और लर्न करना, ठीक है। गुड मॉर्निंग क्लास। अपना लेसन 2 चल रहा था, विविधता एवं भेदभाव, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। कल हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ा था, और मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी दिए थे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर था उनका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उन्होंने
देश के किस प्रकार से प्रोत्साहित किया था लोगों को। तो उन्होंने दलित वर्ग के लोग जो थे वो शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं थे, तो उनको शिक्षा के प्रति जागरूकता प्रदान करी, उन्होंने उसमें प्रोत्साहन किया था। दूसरी बात है कि उन्होंने जैसे कि दलित वर्ग के लोग जो थे मंदिरों में उनको जाने का अधिकार नहीं था, तो उसके लिए भी उन्होंने आंदोलन किया था और देश के लिए उन्होंने किया ही था। इस प्रकार से उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया था। ये चीज़ अपन पढ़ रहे थे, यानी कि अपन ने कल इनकी एक कहानी के बारे में पढ़ा था। शॉर्टकट में अपन एक बार फिर से देख लेते हैं। ये जहाँ पर ये जैसे कि कॉलेज में पढ़ते थे वहाँ से अपने गांव के लिए गए, जैसे कि इनका गांव था महाराष्ट्र का कोरेगांव। ये भी ध्यान रखना है कि वे कहाँ के रहने वाले थे, इनका जन्म कब हुआ था ना, ये सारी चीज़ें अपने को ध्यान में रखनी है। अब ये वहाँ जा रहे थे तो क्या हुआ, अच्छे कपड़े पहन के चले गए, इनका रहन सहन बहुत अच्छा दिख रहा था, जैसे कि उच्च जाति के वो उस प्रकार से लग रहा था। जैसे ट्रेन में बैठ करके गए, स्टेशन पे गए, वहाँ पे क्या हुआ था कि भाई वो स्टेशन मास्टर था जो उसने पूछा कि भाई तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ जाना है, बड़े प्रेम से बात करी थी। और जैसे ही उन्होंने कह दिया कि हम बाहर जाति के लोग हैं, तो उनको उनकी भावना क्या हो गई, उस स्टेशन की मास्टर की भावना बदल गई, उसने अपनी धारणा को एकदम से बदल दिया था। फिर क्या है, फिर तो उनको कोई पूछने वाला नहीं था, उनके पिताजी उनको स्टेशन पर लेने के लिए नहीं आए थे। और बाद में क्या हुआ कि भाई वहाँ से गाँव, स्टेशन से गाँव जाने के लिए अब वो बालक इतने थे, केवल उनकी आयु 9 वर्ष थी, तो इस चीज़ में भी वो पारंगत नहीं थे कि वो अकेले वहाँ जा सके। उन्होंने गाड़ी वाले से भी कहा कि बैलगाड़ियाँ चलती थी उस समय, तो बैलगाड़ी वाले को उन्होंने बोला तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई हम तो नहीं ले जाते। क्यों मना कर दिया, क्योंकि वो नीचे जाति के थे, हम अपनी गाड़ी को खराब नहीं करना चाहते। इस प्रकार से कह करके उन्होंने क्या कर दिया, मना कर दिया, जबकि वो क्या थे, दुगुना पैसा देने को तैयार थे, यानी कि आने और जाने दोनों का किराया देने के लिए वो तैयार थे। फिर भी उन लोगों ने जाने नहीं दिया था, नहीं बिठाया अपनी गाड़ी में, उनको अंत में वहाँ उनके गाँव में नहीं ले गए। अब देखिए उन्होंने इस कहानी से देखो बिल्कुल साफ हो जाता है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखा जाता है, भेदभाव जातिगत तो करते ही है, छुआछूत का तो उनसे करते ही है, परंतु उनके साथ में और भी बहुत सी गतिविधियां ऐसी होती है जिनमें कि भेदभाव रखा जाता है। जैसे कि बहुत से हर व्यक्ति होशियार होता है, जरूरी नहीं है कि जो उच्च जाति के लोग हैं जो वही इंटेलिजेंट होंगे, है ना। दलित वर्ग होते हैं, नीची जाति के होते हैं, उसमें भी होशियार, जैसे कि आजकल अभी अपन वर्तमान में जैसे देखते हैं कि है ना, बड़ी SC ST वाले हैं, फिर भी वो उनके बालक जो होते हैं वो भी इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक नहीं होते। उसी प्रकार से वो भी तो क्या है कि उनको ऊंची नौकरियां है, जैसे अधिकारी युक्त नौकरियां हैं, या फिर उनको उच्च क्वालिटी का कोई कार्य करने का जैसा है, तो उन लोगों को उन चीज़ों से क्या करते थे, वंचित रखते थे। बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता था, यानी कि जैसे कि उनको आदर सम्मान भी उतना नहीं मिल पाता था लेकिन दूसरे व्यक्तियों को मिलता है। भले ही वो आयु में बड़े हैं, भले कोई व्यक्ति दलित वर्ग का होगा, आयु में बड़ा होगा, फिर भी उनको सम्मान नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें अपन ने कल देखी थी। अब आता है अपने समानता के लिए संघर्ष। उन्होंने समानता के लिए किस प्रकार से संघर्ष किया था। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें समानता के लिए व्यवहार किया गया, संघर्ष भी शामिल था। अब देखो ब्रिटिश शासन में जब आज़ादी, यानी कि अपन जब अंग्रेजों के गुलाम थे, उनकी दास्ता में थे अपन, उस समय क्या हुआ था, उस समय किसी ने कोई जातिवाद थोड़ी देखा था क्या। उस आंदोलन के अंदर तो सभी कर्मियों ने भाग लिया था, यानी कि नीची जाति के लोग भी थे, जैसे BR अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर जो थे उन्होंने लिया था। बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इस आंदोलन के अंदर भाग लिया था। उस समय तो सभी को समान दृष्टि से देखा गया था। संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों को, किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया उसके खिलाफ भी उन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी। अब दलित वर्ग के लोग हैं, वहाँ की औरतें हैं, जैसे कि जनजातीय लोग हैं, औरतें हैं वहाँ की, उन सभी ने इसमें क्या करा कि इसके अंदर भाग लिया था। और बल्कि उन्होंने उनको दलित वर्ग को, यानी कि नीची जाति वाले को और किसी गतिविधियों से वंचित रखा था, तो उसके लिए भी इन लोगों ने आंदोलन किया था। इन लोगों ने उस समय भी लड़ाइयाँ लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर प्रवेश पाने के लिए भी संघर्ष किया था। अपन ने कल की वीडियो में अपन ने देखा था कि भाई दलित वर्ग के लोगों को मंदिरों के अंदर नहीं जाने दिया जाता था।
उनसे छुआछूत की जाती थी। इसके लिए भी उन लोगों ने आंदोलन किया और आंदोलन करके उन्होंने कहीं कहीं अभी भी ऐसा है वर्तमान के अंदर भी कि बहुत सी जगहों पे नहीं जाने देते हैं, परंतु अक्सर अधिकतर है जहाँ पर लोग ही चले जाते हैं। इसके बाद में जो बाबा रामदेव जी का नाम आपने सुना होगा, है ना। तो बाबा रामदेव जी अपने लोक देवता है। उन्होंने क्या करता, उन्होंने इन नीची जाति वालों को, जैसे कि मंदिरों के अंदर इनका प्रवेश निषेध था, तो उन्होंने भी उस समय प्रयत्न किया था इनके, इसलिए ये जो क्या उनको कृष्ण का अवतार माना जाता है। और अभी जितने भी जैसे कि SC/ST वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो उनकी पूजा अर्चना ज़्यादा करते हैं, वो उनको अपना देवता मानते हैं। जैसे कि बाकी की नहीं भाद्रपद महीने की बीज आती है तो उसमें बहुत से लोग वहाँ पर दर्शन के लिए जाते हैं। वहाँ पे आप में से भी कई लोग गए होंगे। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है वैसा उन्हें भी मिले। महिलाएं भी इस आंदोलन के अंदर उतरी और उन्होंने भी मांग की कि भाई जिस प्रकार से पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, पुरुष अगर शिक्षा पा सकते हैं, शिक्षित हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तो महिलाओं को इस प्रकार का अधिकार क्यों नहीं है। तो फिर उन्होंने भी ये मांग करी थी, आंदोलन किया था महिलाओं ने भी। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। देखो पहले क्या हुआ करता था कि जैसे दलित वर्ग के लोग होते थे, किसान वर्ग जो होते थे, जमींदार जो होते थे, यानी कि बड़े बड़े जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, जमींदार थे, बड़े बड़े, उनके पास बहुत ज़्यादा जमीन जायदाद थी, पैसे वाले थे यानी कि, तो ये क्या करते थे कि दलितों को जैसे या तो उनको थोड़े बहुत पैसे उधार दे करके उसको ब्याज चढ़ता था, तो वो उनकी ज़मीनों को क्या कर लेते, हड़प लेते थे, किसी न किसी कारणवश उनसे ज़मीनें ले लेते थे। इनके लिए भी इन लोगों ने संघर्ष किया था, जमींदारों के प्रति भी उनकी ऊंची ब्याज की दर छुटकारा दिलाने के लिए भी संघर्ष किया था, यानी कि उनके अगर पैसे ले लिए तो उनसे बहुत सारा ब्याज दिया जाता था। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना तो हमारे नेताओं में समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। जब अपना देश यानी कि अंग्रेजों का गुलाम था तो कल सबको पता है ये 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था। तो उस समय राष्ट्र यानी कि एक देश बन गया था, अपना स्वतंत्र देश बन गया था। उस समय जो नेता वगैरह जो थे उन्होंने विभिन्न प्रकार की समाज में व्याप्त असमानताएं, बहुत सी असमानताएं होती है, जैसे कि जातिगत असमानताएं होती है, दलितों के प्रति है, जैसे कि औरतों के प्रति है, औरतों को पुरुषों से नीचे माना जाता था ना। तो ये जितनी भी बुराइयां हैं उन पर इन्होंने विचार किया था। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह से संघर्ष किया है। हमारे समाज के लोग भी जानते थे, संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे, यानी कि जिन लोगों ने हमारे देश का संविधान तैयार किया गया था उन लोगों को भी ये चीज़ पता थी कि भाई किस प्रकार से लोग यहाँ पर भेदभाव पूर्वक व्यवहार करते हैं, भले वो दलितों के लिए हो, भले औरतों के लिए हो, भले बालकों के लिए हो, किसी के भी लिए हो, यहाँ पर भेदभाव पूर्वक व्यवहार किया जाता था। आर्थिक स्थिति किसी व्यक्ति की अच्छी नहीं होती थी तो उससे भी भेदभाव का व्यवहार ही किया जाता था। तो इन सब पर इन्होंने विचार किया है। विचार करने के पश्चात इन्होंने अपने संविधान के अंदर कानून के समक्ष सभी लोगों को एक समान माना है, किसी कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, उसमें भले ही राष्ट्रपति है वो और एक आम आदमी है, दोनों ने एक ही प्रकार का अपराध किया है तो दोनों को एक ही सजा मिलेगी। ऐसी बात नहीं है कि भाई जैसे कि राष्ट्रपति है और उन्होंने भी कोई अपराध किया तो उसको छोड़ दिया जाएगा, ऐसा उसमें नहीं लिखा गया है ना। और जो आम आदमी है उसने अपराध कर लिया तो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, ऐसा भी नहीं है। जैसी सजा उसको मिल रही है वैसी सजा भारत के राष्ट्रपति को भी मिलेगी, यानी कि कानून सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से है। उसके बाद में इसमें ये भी लिखा गया कि जैसे कि बेटे और बेटी के अंदर फर्क किया जाता था, उसके लिए भी इसमें अपराध घोषित किया गया था इसको कि भाई जो भी ऐसा करेगा उसको सजा दी जाएगी। दंडनीय अपराध घोषित किया, ऐसा भेदभाव किया, ऐसा व्यवहार किया तो उसको सजा दी जाएगी इस अपराध के बदले में। और लोगों के खिलाफ किस तरह से संघर्ष किया, कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपना एक जीता जागता उदाहरण है। अपन इसके बारे में अभी पढ़ा है अपन ने कि वो किस प्रकार से दलित वर्ग के बालक थे और उनके साथ कैसा कैसा व्यवहार किया गया था। ऐसा व्यवहार करने पर किसी व्यक्ति के मन पर क्या बीतती है ना वही जानते हैं।
अभी इसकी जगह उनकी जगह पर अपने को खड़ा रखे तो अपना क्या होगा, अपने भी कितना आत्मा दुखेगी, अपना जीव दुखेगा कि हमारे बारे में ऐसे कहा है, हम हमारे साथ में ऐसा व्यवहार करते हैं ना। व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया जाता है। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है जो हम सभी को एक भारतीय रूप में जोड़ती है। उसके अंदर समानता को प्रमुख जोड़ दिया गया है उसके ऊपर कि भी इस भारत के जो सभी लोग हैं सभी समान रूप से हैं, किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जो छुआछूत है, अस्पृश्यता है, इसको तो बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया है कि भाई ऐसा अगर किसी ने किया है तो उसको दंडनीय अपराध दिया जाएगा, घोषित किया गया है उसको, यानी कि दंड दिया जाएगा, सजा दी जाएगी। वो कुछ भी हो सकती है, भले ही उसके ऊपर जुर्माना किया जाए, भले उसको जेल में डाला जाए, भले और कुछ सजा के बारे में बताया गया है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हो। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत, बहुत से लोग थे जो दलित वर्ग के लोगों को छूते भी नहीं थे, उनके पास भी नहीं जाते थे ना। तो ये जो चीज़ थी उसको संविधान के अंदर बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, अब मैंने आपको कल प्रश्न दिया था, आपने हो सकता है आप लोगों ने कर लिए होंगे। देखो इसके अंदर दिया गया है कि दलित के अलावा कई अन्य समुदाय भी हैं जिनके साथ में भी भेदभाव किया जाता है। क्या ये भेदभाव के कुछ अन्य उदाहरण सोच सकते हैं? देखो बहुत से लोग थे जो दलितों के हिसाब से करते थे, बहुत से लोग ऐसे भी थे जिनकी धारणा थी कि उनकी जैसे कि आर्थिक स्थिति बहुत से लोगों की अच्छी नहीं होती है, यानी कि आर्थिक रूप से वो कमजोर होते हैं, तो उनके साथ भी क्या कहता है भेदभाव पूर्वक व्यवहार किया जाता है। उसी हिसाब से देखो धर्म के हिसाब से भी लोग भेदभाव करते हैं। जैसे कि एक छोटी सी कहानी थी कि भाई एक व्यक्ति था, यानी कि वो धर्म से मुस्लिम था, मुस्लिम धर्म का व्यक्ति था, वो गांव में रहता था। गांव में से क्या है वो एक शहर के अंदर गया। शहर के अंदर दोनों पति पत्नी, उसका नाम था मोहम्मद अंसारी, अंसारी नाम था, यानी कि मोमेडियन था, मुस्लिम नाम था। तो उस शहर के अंदर गया, उसने बहुत सी जगह पे किराए के लिए मकान देखे थे, उसने बहुत सी जगह रहने के लिए गया किराए पे, पर उसको किसी ने मकान नहीं दिया था, यानी कि उनके पहचान वाले थे, उनके साथ में गए, फिर भी उनको किसी व्यक्ति ने मकान नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि वो मुस्लिम थे। फिर उन्होंने उनको कह के टरका दिया कि भाई हमारे तो खाने पीने वाले मांसाहारी चीज़ें बनती, वो चीज़ लोग यहाँ पर नहीं चलते, जबकि उनके पड़ोस में इस चीज़ की बदबू आ रही थी, जैसी ऐसी कोई चीज़ बन रही थी जिसकी महक आ रही थी, अपन जिसको कह सकते हैं, वो होना था। पर फिर भी उन लोगों ने उनको मकान नहीं दिया। बाद में वो जो साथ में जो व्यक्ति था उसने बोला कि भाई है ना, अब तुम्हारा नाम चेंज कर दो, यानी कि मिस्टर अंसारी जो था उस अंसारी को चेंज करके आप इसकी जगह पे कोई अन्य नाम लिख दीजिए, जिससे क्या है कि आपको मकान मिल जाएगा। परंतु अब क्या है, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। वो व्यक्ति था जिसकी आत्मा को ठेस पहुंची कि भाई मैं आज यहाँ लेने के लिए आया हूँ और खाली मेरा धर्म मुस्लिम धर्म है, इसलिए मेरे को मकान नहीं मिल रहा। तो इस प्रकार से ये है कि लोग जाति के आधार पर तो करते ही हैं, आर्थिक स्थिति भी अगर कमजोर है तो भी कर सकते हैं, और जैसे कि मानसिक स्थिति भी किसी व्यक्ति की अगर बिगड़ी हुई है तो उसका भी लोग मौके का फायदा उठाते हैं। और इसी प्रकार से जो धार्मिक रूप से भी धर्म से भी है, तो धर्म के साथ में भी लोग भेदभावपूर्वक व्यवहार करते हैं। ठीक है, अपना ये हुआ है। अब इसका जो थोड़ा बचा है लास्ट पार्ट होगा अपने, तो वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। थैंक यू।